प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभु दयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरिजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 अफवाह के अंतर्गत हिमालय की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इसका अंतर्गत हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब यही एक प्रश्न बन गया कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। तात्पर्य यह है कि ये नदियां लंबी है और इनमें अनेक महत्वपूर्ण नदियां सहायक नदी के रूप में आकर के मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, नदी तंत्र किसे कहते हैं? नदी तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी सहायक नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। पहले बिंदु में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। अब ये आता है सिंधु नदी का उद्गम कहते हैं जन्म, निकास कहाँ से है? मानसरोवर झील से, जो तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख क्षेत्र में यह पहाड़ी भाग को काटकर एक बहुत सुंदर दर्शनीय देखने योग्य गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ, जिनके नाम है जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हुंजा, इस नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ये नदी बलूचिस्तान, गिलगित में बहते हुए अटक में जाकर के ये पर्वतीय क्षेत्र से बाहर आती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। हमारे देश में बहने वाली सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये नदियाँ आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, यानी सिंधु नदी के जो मैदानी भाग है उसका ढाल बहुत कम है, धीमा ढाल है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी सिंधु जो द्रोणीय नदी तंत्र है, इसका 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में बहता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में, और बाकी का 2/3 भाग पाकिस्तान में बहता है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। क्या आप जानते हैं
सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में, उसके अनुसार भारत को इस नदी का केवल 20% भाग ही पानी उपयोग में लेने का अधिकार है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब शुरू होता है गंगा नदी तंत्र। हम गंगा नदी तंत्र पढ़ें इससे पहले हम मानचित्र में इन तीनों नदियों के तंत्र को देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं। ये चीन है, चीन के नीचे ब्रैकेट में तिब्बत है, तिब्बत के पश्चिम की ओर जहाँ से सिंधु नदी निकली है, ये सीधे लद्दाख में होकर के हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर में होकर के ये सिंधु नदी पाकिस्तान में आ गई है और फिर ये अरब सागर में गिर गई। सिंधु नदी की सहायक नदियों में हम देखते हैं ब्यास नदी है, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब सिंधु नदी में ही मिल गई है। दूसरा क्रम है गंगा नदी का। ये गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकली है और ये देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बहती हुई ये इसकी एक धारा बांग्लादेश में चले गई और एक धारा पश्चिम बंगाल में होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर गई। गंगा नदी की सहायक नदियों में यमुना नदी, शारदा, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। फिर हम लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ये चीन है, चीन के नीचे ब्रैकेट में तिब्बत लिखा है, तिब्बत के नीचे ये जो एक रेखा है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये इसे चीन में सांगपो कहा जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ आकर के यू आकार में घूम जाती है और भारत में प्रवेश करती है। यहाँ इसका नाम दिहांग हो जाता है और फिर ये आसाम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और ये बांग्लादेश में बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी का तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। यह प्रश्न आता है गंगा नदी का उद्गम किस हिमानी से हुआ है? गंगोत्री हिमनद से हुआ है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह प्रश्न आता है गंगा नदी कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है? वो है हरिद्वार के पास। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से प्रमुख ये गंगा की सहायक नदियों के नाम हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये भी प्रश्न आता है कि यमुना नदी का उद्गम किस हिमानी से हुआ है, किस हिमनद से हुआ है? यमुनोत्री से हुआ है। ये दोनों भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी के समानांतर दाहिनी ओर बह करके इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल, हिमालय
से निकलती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। हर वर्ष वर्षा ऋतु में घाघरा, गंडक, कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है, जिसे बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होता है। जान से तात्पर्य जीव जंतु, इंसान, पशु, माल का मतलब धन संपत्ति, यानी जन और धन की हानि होती है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। यानी ये वो नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन देती है, उपजाऊ बनाती है, क्योंकि हर वर्ष इन नदियों में बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी एक नई परत बिछ जाती है, जिसके कारण भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है और कृषि योग्य हो जाती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ, यानी प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है, प्रायद्वीपीय पठार है, उससे आने वाली नदियों में चंबल, बेतवा और सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। इसे हम इस मानचित्र में देख सकते हैं। देखिए, चंबल नदी यमुना में मिल गई इटावा के पास। ये बेतवा नदी है, यह यमुना नदी में मिल गई। और ये संगम पर इलाहाबाद में ये नदियाँ गंगा में मिल गई। सोन नदी देखिए ये दक्षिण से आ रही है और ये है बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल गई। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिमी बंगाल के फरक्का तक बहती है। यानी गंगा नदी के बाईं ओर से और दाहिनी ओर से दोनों तरफ से सहायक नदियों के द्वारा जल आता है और यह पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। फरक्का गंगा के डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इसकी एक धारा भागीरथी हुगली दक्षिणी तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है और जब समुद्र में यह विलीन होने लगती है, समुद्र में मिलने लगती है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी, वृहद यानी बड़ी नदी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो डेल्टा बनाया गया है उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। अब क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक पादप के कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। प्रश्न आता है रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में।
गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? हम मानचित्र में जैसा आपको बताया हम पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। यह प्रश्न आता है कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को कौन सा जल विभाजक अलग करता है? वो है अंबाला नगर। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। अंबाला से सुंदरवन तक की लंबाई 1800 किलोमीटर है, लेकिन ढाल 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इतना धीमा ढाल है कि 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर ढाल आता है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब तीसरा बिंदु है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के जल स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। सिंधु और सतलज जो नदी है, इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूर्व से निकली है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक यानी सिंधु नदी से अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर चीन में बहता है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर, जिसकी ऊंचाई 7757 मीटर है, के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में आकर के यू आकार में घूम जाती है और एक गार्ज बनाती है, पर्वतीय भाग को काटती है। या इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। इस नदी में दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिल जाती है और इसका नाम आसाम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। शीत कहते हैं ठंडा, शुष्क कहते हैं सूखा। अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए तिब्बत में इस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा और सिल्ट कहते हैं मिट्टी, कंकर, रेत, इसकी मात्रा कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहाँ अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ होकर के ये जब निकलती है तो इसमें पानी, जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बंटकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। आसाम में ये विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है और गुम्फित नदी के रूप में हो जाती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है, यानी अपने साथ जो मिट्टी लेकर के आती है उसे जमा देती है और अनेक नदी द्वीप बनाती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? हाँ, हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है उसका नाम है माजुली। उसका नाम है माजुली नदी द्वीप। यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। किनारों से ऊपर बहने का मतलब है कि यह इसमें बाढ़ आ जाती है और आसाम तथा बांग्लादेश में बहुत क्षति हानि पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। यानी उत्तर भारत की जो नदियां हैं उसकी तुलना में ब्रह्मपुत्र नदी में मिट्टी का बहाव
और मिट्टी का जमाव अधिक होता है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग को बदल लेती है। यानी नदी में मिट्टी के जमाव होने के कारण हर साल ये अपना मार्ग बदल लेती है और इसमें बाढ़ की जो संभावना है वो हर बार बढ़ जाती है। धन्यवाद। अस्तु।